जो एक आम जन के लिए बड़ा खास बजट आया है। हमारी भारत सरकार ने खास बजट दिया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, तो उसके लिए मैं हर एक भारतीय को बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री हमारी बहन निर्मला सीतारमन जी ने जो कल बजट पढ़ा, वो बड़े विशेष रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अंत्योदय, हर एक पंक्ति में खड़ा वो लास्ट व्यक्ति, उसके भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो है सर्वांगीण विकास वो किस तरह से किया जा सकता है, उन सभी जरूरतों को, सभी वर्गों के, सभी लोगों के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो बजट बनाया गया। तो उसके लिए मैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस बजट में जो विशेष रहा, सबसे पहले जय जवान जय किसान, हमारे देश में एक बड़ा नारा है, जय जवान जय किसान। और मैं कहूंगा कि उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय इंसान और जय भगवान भी, इस नारे को पूर्णतः सफल बनाने का काम किया है। और इस बजट में वो सारी चीजें मेंशन की हैं, तो आपके जरिए मैं थोड़ा इस चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो बजट है वो विकसित भारत के रास्ते का मील का पत्थर साबित होगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, अगर हम कृषि की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड पे पहले रन पे 3 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 5 लाख की जो लिमिट है वो करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने धन धन्य कृषि योजना के तहत, ये जो योजना है उसके तहत लगभग 100 जिलों को आगे 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 100 जिलों को लिया जाएगा और लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो किसान परिवार हैं उनको इस चीज का लाभ मिलेगा। इसी तरीके से 10,000 आवश्यकता आधारित जो जैव आदान संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को बहुत बड़े रूप में एक बढ़ावा मिलेगा। और मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा चेंज जो हमारे भारत देश में खेती के माध्यम से बहुत बड़ा चेंज चेंज जो है ऑर्गेनिक खेती का जो है वो हमें मिलेगा उससे। और अगर हम बात करें तो कल जो बजट में निर्मला सीतारमन जी ने जो बात कही विशेष रूप से, 32 ऐसी फसलें हैं जो कृषि की और बागवानी की, और उनमें 109 किस्में जो आने वाले वक्त में नई किस्में वो जो है वो रिलीज की जाएंगी किसान के लिए, कि जो हमारा उत्पादन है उत्पादन भी बढ़ सके और उत्तम क्वालिटी का उत्पादन हमारे भारत देश में वो हो सके। तो लगभग इसके माध्यम से 2 करोड़ जो किसान परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम आयकर की बात करें तो 12 लाख का जो इनकम है, व्यक्तिगत इनकम 12 लाख की, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत सरकार ने ये बहुत बड़ी छूट दी है कि एक महीने की जिस व्यक्ति की लाख रुपया इनकम है, तो 12 महीनों की 12 लाख की इनकम है वो बिल्कुल आपकी टैक्स फ्री रहेगी। और दूसरा, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो पहले हम बात करें टीडीएस की, टीसीएस की, तो 50,000 से बढ़ा करके वो भी उनकी जो लिमिट है टैक्स डेडिकेशन की, टैक्स डेडिकेशन की, वो 50,000 से 1 लाख की लिमिट कर दी गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो रेगुलर पिछले 5 वर्षों से चल रही थी, तो उस योजना को आगे निरंतर 5 सालों के लिए और बढ़ाया गया है, जिससे लगभग मैं ये मानता हूं कि 80 करोड़ भारतीय, वो हमारे परिवार जो हम गरीबी रेखा से नीचे मानते थे, तो उनको पोषक अनाज जो मिल रहा था वो अगले 5 साल के लिए भी वो जो स्कीम है वो ज्यों की त्यों चलती रहेगी। और लगभग प्रधानमंत्री जनजातीय
उन्नत ग्राम अभियान, ये इस बजट में नया जो एक जनजाति है जो हमारे भारत देश के लिए एक विशेष रूप से कार्यक्रम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया है कि भारत को विकसित बनाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत 63,000 गांव को, पूरे हिंदुस्तान में 63,000 गांव को इस स्कीम के तहत अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 5 करोड़ जनजातीय जो हमारे परिवार हैं उनको लाभ मिलने वाला है। तो इसी तरीके से पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के अनथक परिश्रम से और प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को, जो ये मैं कहता हूं कि 25 करोड़ गरीब जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा चुका है। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए, तो इसके लिए भी क्योंकि हाईटेक जमाना है और नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से 20,000 करोड़ का जो है एक पैकेज स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए निकाला है कि हमारा भारत देश जो खुद की जो है पावर पे और बहुत सारे ऐसे हाईटेक सिस्टम है जिन पे वो काम कर सके। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों को राज्यों के सहयोग से, उनकी भागीदारी से पर्यटन स्थलों का 50 पर्यटन स्थलों का बहुत बड़े स्तर पे जो है विकास किया जाएगा, जो कि हमारे भारत को, जो हमारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं हमारे भारत देश में, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं और बड़े अच्छे तरीके से, जो कि एक हमें 2014 से पहले डर्टी इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो स्वच्छ भारत के और एक सुंदर भारत के रूप में एक बनाने का काम किया जाएगा। तो अगर आईआईटी का विस्तार देखें तो उसके लिए भी स्पेशल जो पैकेज है इसमें व्यवस्था की गई है कि आईआईटी के लिए और हमारी जो आज की हाई टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हमारे बच्चे जो है उनको बाहर जो है विदेशों में पढ़ने के लिए ना जाना पड़े और हमारे हिंदुस्तान का टैलेंट है जो वो हमारे हिंदुस्तान में काम आए। दूसरी अगर हम बात करें तो कैंसर से जो पीड़ित पेशेंट थे, ऐसी 36 जो दवाइयां हैं, जीवन रक्षित दवाइयां, जिन पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, 36 दवाइयों को कस्टम ड्यूटी रहित किया गया है। और अगर हम बात करें डे केयर कैंसर सेंटर की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का खास ख्याल रखते हुए हर जिला स्तर पे जो अस्पताल हैं हमारे, उन पे डे केयर कैंसर सेंटर जो है वो बनाने का जो काम है अगले 5 वर्षों में किया जाएगा, जिससे मेरा मानना है कि कैंसर पीड़ित जो हमारे रोगी होंगे उनको बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा और अपने जिला हेडक्वार्टर पे ही वो सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी जिनके लिए पहले बहुत दूर दराज तक जाना पड़ता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने के लिए ये बहुत सारे, मैं ज्यादा ब्रीफ करूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। और अगर हम बात करें एमएसएमई की, एमएसएमई के थ्रू लघु उद्योगों को और स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जो पहले चल रहा था पिछले 5 वर्षों में भी आपने देखा होगा, जो पैकेज जो नए उद्यमी या हमारे युवा साथी कारोबार करना चाहते थे उनके लिए 5 करोड़ था, उनको बढ़ा करके 10 करोड़ की लिमिट की गई है ऋण की। और ये एक, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा हमारे युवा साथियों के लिए, बहुत बड़ा बदलाव रहेगा कि युवा साथी जो है आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो इसी तरीके से अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो हम बात जैसे नारा लगाते थे जय जवान जय किसान, सबसे पहले मैं मोटा मोटा अगर ब्रीफ करें तो डिफेंस के लिए लगभग इस बजट में जो है प्रावधान किया गया वो 4,91,732 करोड़ अनुमानित राशि जो है वो डिफेंस के लिए निकाली। और रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए, और होम अफेयर्स के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए, और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक दृष्टिकोण है वो
अनाज और धान की खेती से हट करके दाल और तिलहन की खेती की तरफ डाइवर्ट करने के लिए, जो मैं कह रहा हूँ 109 किस्में नई जो आ रही हैं, तो बहुत सी किस्में ऐसी आएंगी जो कि हमारे जो किसान भाइयों के लिए है, किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव और उनको समर्थ बनाने में कामयाब होंगे। तो एजुकेशन जो हमारा शिक्षा विभाग है, 1,28,650 करोड़ रुपया लगभग। हेल्थ के लिए 98,311 करोड़ रुपए। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,777 करोड़ रुपया। आईटी एंड टेलीकॉम के लिए 95,298 करोड़। एनर्जी के लिए 81,174 करोड़। सोशल वेलफेयर के लिए 60,052 करोड़। साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए 55,679 करोड़। और लगभग इस तरीके से मिला करके हम देखें तो लगभग हमारा जो भारत देश का पूरा बजट है, वो लगभग 50 लाख करोड़ का बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। तो मैं ये कहूंगा कि ये भारत देश को एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत, जो 2047 का हमारा एक सपना है कि 100 वर्ष जब हमारे देश को आजाद होते 100 वर्ष हो जाएंगे, तो उस समय हमारा देश उस श्रेणी में खड़ा होगा, प्रथम पंक्ति में प्रथम नंबर पर खड़ा होगा विश्व के। उसी पंक्तियों को सार्थक करते हुए ये जो बजट आया है, ये बजट मील का पत्थर वो है, वो साबित होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री का जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का जो मेन फोकस था, वो यही था कि हर वर्ग को, हर जन जन को, हर भारतीय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है। और उसी के तहत मैं ये कहूंगा कि मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, जिलावासियों, देशवासियों की तरफ से आदरणीय निर्मला सीतारमन जी को, नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विधायक जी, इस बजट पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया है कि ये गोली के जख्म पर बैंडेड लगाने जैसे। देखिए, राहुल गांधी जी के पास अब कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ अब बातें करते हैं। तो क्योंकि जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि हर जन जन की जरूरतों को और जन जन को साथ लेकर के विकास के मार्ग पर अगर लेकर चलने का कोई काम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या क्या कारनामे करके आते हैं, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। रवि, आपने बजट में किसान हित की बात की, लेकिन किसानों में रोष है कि सरकार 26 फसलों पर एमएसपी का दावा करती है, लेकिन लिखित में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। देखिए, मैं एक बड़ी बात कहूंगा कि किसान, हम ये मानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे जो प्रथम अगर देश को चलाने का जो काम करता है, तो हमारा कृषि आधारित देश है। तो किसानों के लिए अगर ये आप बजट की, मैं आपको सबको एक एक कॉपी प्रोवाइड भी करवाऊंगा, तो आप पढ़ेंगे तो किसानों के लिए मैं कहता हूं कि सबसे बहुत बड़ी बातें जो है किसानों के लिए कही गई हैं। और किसानों को एक नई दिशा में और किसान को समर्थ उन्नत बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए जो जो चीजें इसमें लाई गई हैं, पहले जो पहले सरकारें थी वो सिर्फ बातें करती थी, जमीनी स्तर पे वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो चीजें जमीनी स्तर पे कामयाब करके दिखाई। और उन्हीं चीजों को अमली जामा पहनाने के लिए इस बजट में वो सारी चीजें हैं। चाहे वो दाल तिलहन की खेती के बारे में है, चाहे वो, मैं ये कहूंगा कि 109 किस्में जो हैं नई बीज की आ रही हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, 3 लाख से 5 लाख की लिमिट है। तो इस तरीके से लगभग लगभग आप ये मान कर चलो 10,000 जो जैविक जरूरत के हिसाब से जैविक अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किए जाने हैं पूरे भारत देश में, वो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे भारत देश के किसान के लिए, अगर वो जमीनी स्तर तक के जाकर के उसको समझे। और विपक्ष का काम है सिर्फ बरगलाने का, विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा है। अभी मैं ये कहता हूं कि हमारी जो अभी दिल्ली के चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी, तो मैं बड़े आश्वस्त होकर ये कह सकता हूं कि आने वाला
टाइम जो है दिल्ली सरकार, वो भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो ये भी आरोप है कि जो बजट है वो केवल मात्र चुनाव के पूर्व दस्तावेज। नहीं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि बजट जो है वो वैसे भी फरवरी में ही, मोस्टली फरवरी में ही पेश किया जाता है। तो ये एक सिर्फ एक विपक्ष की बातें हैं उस चीज को कि ये चुनाव को इफेक्ट करेगा। चुनाव फरवरी में आया है तो बजट आना स्वाभाविक, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें कि चुनाव इस चीज से इफेक्ट हो। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस नेचुरल प्रक्रिया के तहत जो है बजट जो भारत सरकार ने पेश किया है। तो दिल्ली इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं आप। दिल्ली के अंदर यमुना का पानी बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि जहरीला पानी हरियाणा दे रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार है, उसकी जहरीला करके दिल्ली वालों को नुकसान कर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं, लगभग 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो जब जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम उन्होंने जुबान से एक शब्द भी नहीं जिक्र किया। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो दिल्ली के सराउंडिंग तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश आता है। उनको एक साइड से यमुना तो दिखती है, पर यमुना की मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पल्ला पल्ला गांव जो जहां से यमुना इंटर करती है, पल्ला गांव में बिल्कुल किनारे पे जाकर के मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार साथी और हमारे जो पोल्यूशन बोर्ड के बहुत से साथी थे वो भी साथ मौजूद थे। आपने मीडिया में देखा भी होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो पानी पिया भी, बोतलों में भर करके लैबों में भी भेजा, और उसका टेस्ट रिपोर्ट है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो 7% उसका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। जिसका मतलब कि जो मछलियां हैं या जल जीव हैं वो बड़े आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो केजरीवाल जी को ये चीजें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवाय आज तक कुछ नहीं सीखा। उनका ये मकसद था कि दिल्ली चुनाव में ये एक शोषा बना के, हवा बना के छोड़ दिया जाए, और शायद जनता उनको जो है दोबारा बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएगी। मगर ये चीज अब जनता भलीभांति समझती है। दिल्ली से आप देखोगे गुड़गांव और फरीदाबाद लगभग 38-39 नाले ऐसे निकलते हैं जो पूरे दूषित होकर के, आप वो पानी जो है देखना भी पसंद नहीं करोगे। इतना जहरीला पानी वहां से निकलता है दिल्ली प्रदेश से, फरीदाबाद और गुड़गांव का। तो ये अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कोई बात की नहीं। अब ये सिर्फ बात चुनाव को लेकर के थी, मगर जनता, दिल्ली की जनता बहुत सियानी जनता है, वो भली भांति जानती है, और 8 तारीख को केजरीवाल जी को आईना दिखा के छोड़ेगी।